वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 126। नंबर 1 है, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक एक्शन की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जब ऐसा होता है तो कोई भी हॉर्स जो है कि किसी भी कार्ट को, ठेले को कैसे पुल करता है ये हमें बताना है। ये कार्ट बना लेते हैं और इस कार्ट को, ये हमारा कार्ट है और इस कार्ट को ये मान लेते हैं ये हॉर्स है। ये हॉर्स उसको पुल कर रहा है। मान लो ये इसको खींच रहा है, तो ये इसका एक्शन है। जितना फोर्स ये आगे की तरफ लगाएगा तो वापस से ये जो कार्ट है उधर वापस से पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये कार्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो इसके वजह से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना, 0। जब रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो ये कार्ट जो रहेगा स्टेशनरी यानी रेस्ट में रहेगा। तो फिर क्या होता है कि जो कार्ट है ये इसको ईजिली मूव करा लेता है हॉर्स। ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे जब ये हॉर्स मूव करता है तो ये पुश करता है किसको, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में। अर्थ को जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये पुश करता है तो वही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर तुम जितना फोर्स लगाते हो किसी भी साइड में, किसी भी चीज़ पर, तो वो उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो जब ये हॉर्स मूव कर रहा है तो ये जब इसके पैर से पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा किसके, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ भी क्या करेगी, उतना ही फोर्स इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। और जब अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी तो ये जो आगे वाले पैर हैं इसकी वजह से ये मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो ये जो कार्ट है इससे कनेक्टेड है, तो इसके साथ साथ ये भी मूव करेगा। तो ये है इसका रीज़न कि कोई भी हॉर्स कैसे किसी कार्ट को मूव कराता है। जब आंसर है ए, हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ए रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एज अ रिजल्ट द कार्ट मूव्स फॉरवर्ड। वही रीज़न है कि जो हॉर्स है वो कितना लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अर्थ के ऊपर, और उतना ही फोर्स वापस से अर्थ किसके ऊपर, हॉर्स को लगाएगी किधर, अपर डायरेक्शन में। जब अपर डायरेक्शन में लगेगा फोर्स तो जो ये इजीली आगे की साइड में मूव करेगा, और जब कार्ट इससे कनेक्टेड है तो कार्ट भी इसके साथ मूव करेगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। हमें एक्सप्लेन करना है, जब कोई फायरमैन, कहीं आग लगती है तो वो जब पाइप लेके, देखा होगा पाइप लेके जाते हैं, जब वो पाइप हाथ में लेते हैं तो उसको पकड़ना उनके लिए क्यों डिफ़िकल्ट होता है, जब उसके अंदर से पानी बाहर आता है उस टाइम। ऐसा इसलिए होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब उसने हॉर्स को, पाइप को पकड़ रखा है, जब उसके अंदर से पानी बाहर निकल के आएगा, इजेक्ट करेगा, तो वो उसकी वेलोसिटी होगी उसके पास। जब वेलोसिटी होगी तो उसके बाद फोर्स भी होगा। तो उस वेलोसिटी के कारण जब फोर्स लगेगा बाहर की साइड में, जब वो पानी आएगा तो वेलोसिटी होगी उस पानी की, कुछ ना कुछ पाइप से बाहर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू पानी बाहर आ रहा है पाइप से, तो उतना ही फोर्स उसको लगेगा किधर, उस पीछे की डायरेक्शन में। और इस वजह से जो वो फायरमैन है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी, यानी वो उसको आराम से नहीं पकड़ पाएगा। तो यही रीज़न है, ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीन इजेक्टेड। जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वाटर की, जब वो उसके अंदर से निकलेगा, क्योंकि पानी निकल रहा है, उसके पानी की कुछ वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा। जब बाहर की तरफ कुछ फोर्स से पानी बाहर निकल रहा है तो उतना ही फोर्स किधर, पीछे की साइड पे लगेगा। जब पीछे की साइड में लगेगा तो जो पर्सन है वो अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा, जो फायरमैन है वो अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेगा। तो आंसर है, व्हेन अ फायरमैन होल्ड अ हॉर्स विच इज़ इजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाई वेलोसिटी, then a reaction force is exerted on him by ejecting water in the backward direction. This is because of Newton's third law of motion. As a result of the backward force, the stability of fireman decreases. कोई सेम। क्वेश्चन नंबर 3 है, from a rifle mass of 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 30 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. क्वेश्चन है, एक राइफल है, उसका जो मास है वो 4 किलोग्राम है, और जो उसके अंदर बुलेट है उसका जो मास है वो 50 ग्राम है। उसको जब फायर किया गया बुलेट को गन के अंदर से, राइफल से, तो जो वेलोसिटी है उस बुलेट की वो कितनी, 35 मीटर पर सेकंड है।
तो कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, जो राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी होगी ये हमें बताना है। मास ऑफ गन कितना दे रखा है 4 किलोग्राम, और मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 50 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें कितनी दे रखी है 35 मीटर पर सेकंड। तो हमें वेलोसिटी ऑफ गन बताना है, यानी वेलोसिटी ऑफ गन हमें बताना है कितना होगा। सपोज करो ये कोई गन है, गन बना लेते हैं। ये कोई गन है, इसके अंदर कोई बुलेट है। जब ये गन रेस्ट में रहेगी, किसी के भी हाथ में जब गन रहती है तो वो किस में रहती है रेस्ट में। ऐसा तो नहीं वो भागते भागते हवा में उड़ाते उड़ाते गोली चला रहा है तो उसके हाथ में रहती है। तो उस टाइम जो गन और जो बुलेट है, जो गन है वो भी रेस्ट में और जो उसके अंदर बुलेट है वो भी रेस्ट में। जब गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है गन की और बुलेट की वो कितनी होगी 0। जब गन से बुलेट को फायर किया गया तब उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आया और वेलोसिटी कितनी पहुँच गई 35 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी कितनी होगी 35 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में अगर इनिशियल दे रखा होगा समझना है कि सच में ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है या फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। तो जब ये बुलेट इसके 35 मीटर पर सेकंड से गन से बाहर निकलेगी तो ये गन भी क्या पीछे की साइड में जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी से ये पीछे की साइड में गई ये हमें बताना है। तो इनिशियल वेलोसिटी जब ये रेस्ट में हाथ में रहेगी तो दोनों रेस्ट में रहेगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी 0 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी कितनी रहेगी 0। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कहता है कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद दोनों टाइम में जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है सेम। तो m1 मास ऑफ गन इंटू कितना वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू कितना वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू कितना मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो मास ऑफ गन कितना दे रखा है हमें 4 किलोग्राम और यहाँ दें तो हमें दे रखा है किसमें ग्राम में। तो ग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, यानी 1000 से करेंगे डिवाइड। तो मास ऑफ बुलेट को हमने कितना करा 50 और डिवाइडेड बाई कितना 1000, तो ये किस में हो गया हमारा ग्राम में। तो वैल्यू रख देते हैं मास ऑफ गन कितना है हमारा 4 किलोग्राम। मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है, यानी वेलोसिटी ऑफ गन हमें चाहिए प्लस मास ऑफ बुलेट कितना हमारा 50 अपॉन कितना 1000 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारी 35 मीटर पर सेकंड इक्वल टू मास ऑफ गन तो हमें कितना दे रखा है 4 किलोग्राम इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितनी 0। मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है हमें 550 अपॉन कितना 1000 इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी 0। तो ये जो RHS वाला पार्ट है वो बन गया हमारा कितना 0, तो कितना 4bg मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक 0 से एक 0 कटा, ये कितना 5 अपॉन कितना 100 इंटू कितना 35 इक्वल टू 0। ये 100 को काटेगा कितना 20 टाइम में, और 5 ने इस अगले स्टेप में लिख लेते हैं 4bg प्लस 1/20 इंटू कितना 35 इक्वल टू कितना 0। 5 से ये गया कितना 4 टाइम में और 5 से ये गया कितना 7 टाइम में। तो 4bg प्लस 7/4 इक्वल टू 0। ये उधर ले जाएंगे तो 4 वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके माइनस का कितना 7/4 बन जाएगा। तो bg इक्वल टू कितना माइनस का 7/4 इंटू 4। तो डिवाइड कर लेंगे तो माइनस का जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 7/16 और डिवाइड करके आएगा ये हमारा माइनस का 0.4375 मीटर पर सेकंड, यानी माइनस 0.4375 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो गन है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी ये होगी, मतलब आप पीछे की साइड में जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 ऑब्जेक्ट्स of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line.
and the direction with velocity of 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide and after the collision the first object moves at a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें 100 ग्राम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 200 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 2 कॉलिजन से पहले कितना 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है और इनिशियल के बाद हमें वेलोसिटी दे रखी है कितने 1.67 मीटर पर सेकंड और इनिशियल के बाद हमें दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को निकाल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन जो मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, सेम, यानी मास ऑफ m1 इंटू कितना b1 प्लस कितना m2 इंटू कितना b2 इक्वल टू m1 u1 प्लस कितना m2 और u2, यानी कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो अब हम लिख लेते हैं m1 कितना दे रखा है, m1 हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कितना 100 ग्राम और m2 दे रखा है 200 ग्राम। v1 की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, v2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकंड और u1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.67 मीटर पर सेकंड और हमसे u2 पूछा, बस वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो m1 कितना हमारा 100 इंटू b1 कितना हमारा 2 प्लस m2 कितना हमारा 200 और इंटू b2 कितना हमारा 1 इक्वल टू m1 कितना अगेन 100, u1 कितना 1.67 प्लस m2 कितना 200 इंटू कितना u2 हमें चाहिए। कर लेते हैं 2 इंटू 100 तो कितना 200 प्लस 200 इंटू 1 तो कितना अगेन 200 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 100 की 1.67 से तो कितना 167 प्लस कितना 200 u2, ये कितना हमारा 400 इक्वल टू 167 प्लस का कितना 200 u2, इधर ले आएंगे माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा 400 माइनस का 167 इक्वल टू 200 u2, माइनस करेंगे 400 में से 167 को तो ये आएगा हमारा कितना 233 इक्वल टू कितना 200 u2 को यहीं छोड़ेंगे, डिवाइड में आ जाएगा कितना 233 अपन कितना 200 डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा कितना 1.165 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी मिली हमें कॉलिजन के बाद वो कितनी 1.165 मीटर पर सेकंड। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का।